नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। बेंच बदलते ही सत्य भी कैसे बदल जाता है। दैनिक भास्कर। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग। बिजनेस स्टैंडर्ड। घूस पर विशेषाधिकार नहीं, राष्ट्रीय सहारा। मानियों को कितना विशेषाधिकार। हिंदुस्तान। बेअसर होकर अपनी आभा खो रहा विश्व व्यापार संगठन। अब आर्टिकल विस्तार से। बेंच बदलते ही सत्य भी कैसे बदल जाता है। दैनिक भास्कर। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने इसी कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच के 6 साल पुराने एक फैसले को गलत करार दिया। 2018 में फैसला दिया गया था कि किसी स्टे की मियाद 6 माह बाद स्वतः खत्म हो जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई बार हम न्याय करने के प्रयास में अन्याय कर देते हैं। दरअसल पुराना फैसला इस आधार पर था कि देश के तमाम उच्च न्यायालय स्टे दे देते थे, फिर दशकों तक वादी आराम से बैठे रहते थे, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ती रहती थी। लेकिन अब उसी कोर्ट की बड़ी बेंच का इसे अन्याय कहना चौंकाता है। नोट फॉर वोट केस में 5 जजों के 26 साल पुराने फैसले को 7 जजों की बेंच ने पलट दिया। हो सकता है कि कोई 9 जजों वाली बेंच फिर इसे पलट दे। क्या न्यायशास्त्र का ज्ञान आधारभूत मुद्दों पर भी इतने सालों बाद एकमत नहीं हो सकता? और 3 की जगह 5 जज होंगे तो सत्य इतना उल्टा हो जाएगा कि पहला सत्य अन्याय लगने लगेगा। फिर यह तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, जिसके आगे कुछ भी नहीं है। संप्रभु राष्ट्र है, जहां इस कोर्ट के ऊपर तो शायद कोई और सत्ता भी नहीं है। आशंका है कि इस फैसले के बाद उच्च न्यायालयों में एक बार फिर बहस की जगह स्टे का ही काम शुरू हो सकता है। वकील, मुवक्किल और जज तीनों जानते हैं कि स्टे लेकर किसी भी विवाद को दशकों के लिए ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है। न वकीलों को केस समझने और मेरिट पर बहस करने की जरूरत, न ही जज को फैसला देने की जल्दी। फैसला पलटने के लिए क्या 5 सदस्यीय बेंच ने इन खतरों के सम्यक विवेचना की है? यह सच है कि उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता अक्षुण्ण है और वादी के नैसर्गिक अधिकार भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने 2 दिन पूर्व न्याय प्रक्रिया को ही एक सजा बताया था। सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग। बिजनेस स्टैंडर्ड। चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन द्वारा पिछले साल गुजरात में अपने पहले सेमीकंडक्टर संयंत्र के निर्माण की नींव रखने के बाद भारत ने अपनी सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा दिया है। हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 1.26 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी, जिसमें भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र शामिल होगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प के साथ साझेदारी में गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना करेगी। इसके अलावा असम के मोरीगांव और गुजरात के साणंद में 2 सेमीकंडक्टर एटीएमपी असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना की जाएगी। यह भारत की सेमीकंडक्टर संभावनाओं के लिहाज से एक बड़ी छलांग है। इसे देखते हुए कि वैश्विक कंपनियों को यहां कारखाना लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के सरकारों के प्रयास के बावजूद देश कई दशकों तक अवसर से वंचित रहा। इस ऐलान से पहले दुनिया में चिप की भारी तंगी देखने को मिली थी। इसके अलावा जैसे जैसे भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को आर्थिक वृद्धि के संभावित वाहक के रूप में देखा जा रहा है। यह अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है कि मुख्य भूमि चीन और ताइवान के बीच की दुश्मनी किस तरह से सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन को गहराई से प्रभावित कर सकती है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में कमजोरियों को देखते हुए भारत के लिए ये ज्यादा अहम हो गया है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक घटकों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। हालांकि यह बात गौर करने की है कि भारत में क्षमता इस क्षेत्र में हुए अत्याधुनिक विकास जैसी नहीं होगी। इसके अलावा भारत सरकार भारत के उभरते सेमीकंडक्टर परिवेश में रोजगार की संभावनाओं को लेकर काफी आशावादी है। इन इकाइयों से करीब 20,000 उन्नत प्रौद्योगिकी नौकरियां और करीब 60,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन हो सकता है। भारत ने एक महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर देश बनने की दिशा में अभी बस यात्रा शुरू की है, लेकिन पहले ही वह शीर्ष सेमीकंडक्टर डिजाइन देश की स्थिति में आ गया है, जिसके पास दुनिया का लगभग 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रतिभा पूल है। ये काफी अहम हो सकता है क्योंकि इससे विनिर्माता अपनी गुणवत्ता में सुधार कर पाएंगे। फैब कारखानों में निवेश से कंपोनेंट और एंसिलरी विनिर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही कुशल कामगारों के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। लेकिन यह बात ध्यान देने की है कि निकट भविष्य में ऐसे कुशल श्रमिकों की तलाश कठिन होगी जो किसी फैब कारखाने की फैक्ट्री फ्लोर पर काम कर सकें। इसको देखते हुए
अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने देश के इंजीनियरिंग कॉलेज में एकीकृत सर्किट और सेमीकंडक्टर चिप के विनिर्माण और डिजाइन से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू किए। ऐसी उम्मीद है कि कामगारों को कुशल बनाने और समुचित प्रशिक्षण से प्रतिभा की तंगी की समस्या से निजात पाने में मदद मिल सकती है। ध्यान रहे कि कई और देश भी अपने यहाँ चिप विनिर्माण कारखाने शुरू करने की कोशिश में लगे हैं। इसमें मलेशिया और वियतनाम जैसे विकासशील देश भी शामिल हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देश क्षेत्रों में नई दिल्ली से ज्यादा आकर्षक प्रोत्साहन योजनाएं पेश की गई हैं। ऐसे में भारत को बहुत उच्च गुणवत्ता वाली चिप का निर्माण शुरू करने से पहले इंतजार करना होगा। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए यह अहम है कि भरोसेमंद बिजली आपूर्ति, जल संसाधन और परिवहन नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचे की अड़चनों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। चिप का उत्पादन एक अत्यंत सटीक और महंगी प्रक्रिया है जिसमें कई जटिल चरण शामिल होते हैं। यहाँ तक कि बिजली की आपूर्ति में थोड़ी सी बाधा भी भारी नुकसान करा सकती है। बहरहाल भारत ने इस दिशा में शुरुआत करके अच्छा काम किया है और इस क्षेत्र की सफलता के लिए सरकारी संरक्षण और निजी क्षेत्र में के निवेश दोनों की आवश्यकता होगी। सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए की चिप प्रोत्साहन योजना पेश की है और वह बड़ी पूंजी सब्सिडी प्रदान कर रही है। यह देखना होगा कि क्या ये कदम आवश्यक परिवेश विकसित करने में उचित सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होंगे। घूस पर विशेषाधिकार नहीं, राष्ट्रीय सहारा। रिश्वत या घूस लेकर सदन में मतदान और भाषण करने वाले माननीय इसके गिरफ्तार होंगे। इसके लिए उन पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। जनप्रतिनिधि होने के उनके विशेषाधिकार कवच नहीं बन सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का यह अहम सहमति से दिया गया निर्णय वस्तुतः नागरिक अधिकार, संविधान और जनतंत्र के मूल्यों की रक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही स्वागतम कहा है। संवैधानिक पीठ ने कैश फॉर वोट, जिसे झामुमो सांसद रिश्वत कांड के नाम से जाना जाता है, उस पर 1998 में दिए गए अपने ही फैसले को वजनदार तर्कों से पलट दिया है। उस फैसले के आलोक में देखें तो वह पुराना फैसला विशेषाधिकार का मजाक और उत्कोच का खुला प्रोत्साहन लगता है। मामला यह था कि 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की बहुमतहीन सरकार को बचाने के लिए झामुमो के अध्यक्ष संसद समेत 6 सांसदों ने रिश्वत लेकर वोट दिया था। तब सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि इसके लिए उन पर विशेषाधिकार के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा, जबकि घूस लेकर भी वोट न देने वालों पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। यह तो लोक मंदिर खुलेआम घूसखोरी की वैधता प्रदान करना हुआ। पर सोमवार को संविधान पीठ ने कहा कि विधायिका का कोई भी सदस्य अनुच्छेद 105 और 194 के तहत सदन में वोट या भाषण से संबंधित रिश्वतखोरी के आरोप में आपराधिक मुकदमे से छूट पाने के लिए विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद सदन के भीतर संवाद और बहस संभव करने के लिए है। मुख्य न्यायमूर्ति का यह कहना उचित है कि विधायिका के सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी संसदीय लोकतंत्र की नींव को खोखला करती है। यह ऐसी राजनीति का निर्माण करती है जो नागरिकों को जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र से वंचित करती है। यह सटीक फैसला झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन के ताजा मामले में आया है, जिन पर 2012 में राज्यसभा चुनाव में घूस लेकर वोट देने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। उन्हें विशेषाधिकार के आधार पर हाईकोर्ट में चुनौती देकर मुकदमा खारिज करने की मांग की गई थी। कोर्ट के ताजा फैसले ने उन्हें और उनके सहित बहुतों को झटका लगाया। बहरहाल न्यायपालिका की स्थापना सराहनीय है कि हमारे माननीयों को सदन में भ्रष्ट होने की छूट नहीं है। माननीयों को कितना विशेषाधिकार। हिंदुस्तान। एस.एन. ढींगरा, पूर्व न्यायाधीश। सोमवार को देश के उच्चतम न्यायालय ने की 7 जजों की पीठ ने अपने सर्वमत फैसले से साल 1998 के नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया। 5 जजों की पीठ ने यह फैसला 3-2 के बहुमत से दिया था। जब वह फैसला आया तब उसने देश के प्रबुद्ध वर्ग में एक गहरी निराशा भर दी थी। उस फैसले के अनुसार विधायिका का कोई भी सदस्य अपना वोट बेच सकता था। इसे उसका विशेषाधिकार माना गया, जिसके लिए उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। हाँ, उस पर मुकदमा तभी चल सकता था जब वह पैसे लेकर पैसे देने वाले की इच्छा के अनुसार वोट न करे। जाहिर है यह एक विचित्र तर्क था, जहां रिश्वत लेना तो माफ था, लेकिन रिश्वत लेकर बेईमानी करने वालों को अक्षम्य अपराध माना गया था। इस फैसले के बाद देश के संसदीय लोकतंत्र में रिश्वत का खेल बहुत बढ़ गया। आज स्थिति यह है कि किसी भी राज्य के चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने चुने गए सदस्यों को भेड़ बकरी की तरह किसी रिसोर्ट या होटल में बंद कर देती हैं ताकि कोई उनकी बोली न लगा पाए। पार्टियों को यह डर सताता है कि उनके सांसद या विधायक खरीद ले जाएंगे और बिकने के बाद वे अपना वोट पार्टी दूसरे के हक में डाल देंगे और आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये अक्सर देखा गया कि हर चुनाव के बाद या जब कभी सरकार पर कोई संकट आया तो विधायकों को किसी दूसरे प्रदेश के होटल या रिसोर्ट में ले जाकर बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि उनके मोबाइल भी रख लिए गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ताजा
झोंके की तरह अब तक संविधान के अनुच्छेद 105 2 और 194 2 के तहत सांसदों और विधायकों को सदन के अंदर कुछ कहने और करने का विशेषाधिकार मिला हुआ था। नतीजतन कई बार माननीयों द्वारा भाषण के दौरान ऐसे-ऐसे आरोप लगाए जाते रहे जो यदि सदन से बाहर बोले जाते तो भाषण देने वाले सांसद और विधायक पर आपराधिक अवमानना या कानून के तहत अन्य अपराधों के लिए मुकदमा हो जाता। अतः कम से कम अब ये साफ हो गया कि रिश्वत लेकर वोट देना विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार में नहीं आता। न ही रिश्वत लेकर सवाल पूछना या विशेष प्रकार का भाषण देना संसदीय विशेषाधिकार है। इस फैसले से यह आशा की जा सकती है कि भारतीय लोकतंत्र में अच्छी शुचिता और जिम्मेदारी से काम होगा और जनता के प्रतिनिधि देश की जनता को धोखा नहीं दे सकेंगे। यानी जनप्रतिनिधि जिस स्थल से चुनकर आएंगे उसी पार्टी की इच्छा अनुसार अपना वोट करेंगे। शीर्ष अदालत ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी है संसद की कि वह कानून में जरूरी बदलाव करे और विधायिका सदस्यों को मिले विशेषाधिकार को ही खत्म कर दे। सांसदों विधायकों को यह विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए कि वे सदन में झूठ बोल सकें, गलत तथ्य पेश करके किसी की छवि बिगाड़ सकें, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर सकें या अथवा किसी प्रकार की दंड संहिता का उल्लंघन कर सकें। ये विशेषाधिकार भारतीय संविधान में विदेशी नकल से लाए गए हैं। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स संसद का निचला सदन के विशेषाधिकारों की तर्ज पर ये भारतीय संविधान में शामिल किए गए। इनमें भारतीय संस्कृति की मूल भावना का उल्लंघन है। भारतीय संस्कृति में यह नहीं माना जाता कि राजा कानून से ऊपर है, जैसा कि इंग्लैंड के अंदर नियम है कि किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी राजा कोई गलती नहीं कर सकता। इसके उलट भारत में राजा भी धर्म के अधीन होता है और न्याय के लिए उसको भी दंड दिया जा सकता है। इसलिए भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अब हमारी संसद को भी संसदीय विशेषाधिकारों से जुड़े अनुच्छेद को खत्म कर देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सदन में सदस्य भाषण देते समय मर्यादाओं का ख्याल रखेंगे और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गलत बयानी नहीं करेंगे या अपनी दुर्भावना जाहिर नहीं करेंगे। आज ज़्यादा से ज़्यादा होता यह है कि असंसदीय टिप्पणियां और ऐसे भाषण रिकॉर्ड से निकाल दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी बाहरी व्यक्ति के पास यह अधिकार नहीं है कि वह सांसद या विधायक पर मुकदमा चला सके। जिस प्रकार अन्य सामान्य व्यक्ति पर कानून लागू होता है, वैसे ही विधायिका के सदस्यों पर भी कानून लागू होनी चाहिए। इससे उनके कार्य करने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि विधायिका के सदस्यों का यह काम नहीं है कि वे सदन में झूठ बोलें, गलत तथ्य पेश करें, दुर्भावनापूर्ण भाषण दें और दूसरों की मर्यादा को तार-तार करें। उम्मीद है कि अगली संसद इस फैसले के बाद बाकी सभी विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर देगी। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ फैसले से भी स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्यसभा चुनाव संविधान के अनुच्छेद 194 2 के तहत आता है। कुलदीप नैयर केस में यह कहा गया है कि राज्यसभा के लिए वोट देना संसदीय कार्य नहीं है और इसलिए उसमें संसदीय विशेषाधिकार लागू नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया कि उस फैसले का यह हिस्सा गलत है और राज्यसभा के लिए वोट देना भी संसदीय कार्य है, जिसे संसदीय विशेषाधिकारों में गिना जाएगा। शीर्ष अदालत का यह फैसला विधायिका के लिए मील का एक पत्थर साबित हो सकता है। अब बहुत से दलों का यह डर कि उनके सदस्यों को खरीद लिया जाएगा और बिकने के बाद वे खरीदार के अनुसार वोट करेंगे समाप्त हो जाए, क्योंकि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। पार्टियों को यह जरूरत नहीं पड़ेगी कि वे अपने सदस्यों को किसी गेस्ट हाउस में बंद करें। अगर कोई सदस्य रिश्वत लेकर वोट देता है तो वह अपराधी माना जाएगा और उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। अब कुछ नेताओं का यह कहना भी कि बेशक दूसरे दलों से रिश्वत ली जाए, किसी वोट मूल पार्टी के पक्ष में किया जाए, कानूनी अपराध माना जाएगा। वास्तव में अब किसी भी रूप में रिश्वत लेना ही आपराधिक कृत्य बन जाएगा। बेअसर होकर अपनी आवा खो रहा विश्व व्यापार संगठन, मोहन कुमार पूर्व राजदूत। एक और WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन आबू धाबी में संपन्न हो गया, पर इसमें दिखाने के लिए कुछ खास नहीं था। आखिरकार WTO या विश्व व्यापार संगठन के मुख्य कार्य यानी संवाद कार्य और विवाद सुलझाने का कार्य पिछले कुछ समय से ठप पड़े हैं। इन दोनों कार्यों को फिर शुरू करने की कोशिशें अबू धाबी में सिफर साबित हुई। इससे पता चलता है कि 166 सदस्यों वाला यह संगठन कैसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त हो गया। अबू धाबी में 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में WTO सदस्यों के सामने 4 मुख्य चुनौतियां थीं। पहली, मत्स्य पालन सब्सिडी पर बहुपक्षीय समझौता कैसे किया जाए। दूसरी, अपीलीय निकाय को कैसे बहाल किया जाए ताकि विवाद निपटान तंत्र WTO के मुकुट में रत्न के रूप में अपनी प्रतिष्ठा से हासिल कर सके। तीसरी, खाद्य सुरक्षा से संबंधित सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग PSH मुद्दे का स्थायी समाधान कैसे हो, जिसकी मांग भारत और कई अन्य देश कर रहे हैं। और आखिर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क पर रोक के विस्तार को कैसे सुनिश्चित करें।
मत्स्य पालन सब्सिडी पर बहुपक्षीय समझौता पिछले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में आंशिक रूप से हो गया था और इसे इस सम्मेलन में पूरा किया जाना था ताकि ये लागू हो सके। निराशा की बात है कि वहाँ वार्ताकारों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। भारत ने समानता और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके कारण यूरोपीय संघ के वार्ताकार को कहना पड़ा कि केवल एक देश भारत था जिसने सहमति रोकी है। भले ही ये सच हो, पर भारत अपने मछुआरों की आजीविका के लिए दी जाने वाली सब्सिडी से कैसे समझौता कर सकता है? अनेक देश हैं जो भारत से भी ज्यादा सब्सिडी देते हैं। हमारे किसानों के लिए भी यही बात लागू होती है। डब्ल्यूटीओ ने भारत जैसे देशों से जो वादा किया था उससे वह मुकर गया। वास्तव में कृषि सब्सिडी एक गंभीर मुद्दा है जिसे अत्यधिक गरीबी और भूख से खत्म करने के साथ साथ विकास लक्ष्य से जोड़ा जाना चाहिए। बाजार तक पहुंच के मुद्दे को बंधक बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। अफसोस, अबू धाबी के सम्मेलन में इस दिशा में कोई कामयाबी नहीं मिली। अपीलीय निकाय की बहाली की कहानी भी अलग नहीं है। केवल एक डब्ल्यूटीओ सदस्य यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई है। यदि डोनाल्ड ट्रंप सफल होते हैं तो इस विषय पर सभी दांव बेकार हो चले जाएंगे। यह सम्मेलन बमुश्किल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क पर रोक को 2 साल तक बढ़ाने में कामयाब रहा है। भारत इसके भी विरोध में था और संयुक्त अरब अमीरात के व्यापार मंत्री के व्यक्तिगत अनुरोध के बाद ही वह अंतिम समय में सहमत हुआ। बहरहाल, सम्मेलन के बाद यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि बहुपक्षीय मंचों पर चीन भारत सहयोग का युग अब समाप्ति की ओर है। अब ब्रिक्स समूह पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह देखना बाकी है। चीन दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के साथ व्यापार समझौता कर चुका है। अब बहुपक्षीय संगठन के रूप में डब्ल्यूटीओ का भविष्य उज्जवल नहीं है। क्या विश्व व्यापार विवाद सुलझाने के मोर्चे पर हम पूरे पुराने दिनों की वापसी देख सकते हैं? यदि ऐसा होता है तो भारत क्या करेगा? डब्ल्यूटीओ को पुनर्जीवित करने की निराशाजनक संभावनाओं को देखते हुए भारत को अपने प्रमुख एफटीए, विशेषकर ईयू, यूके और जीसीसी के साथ समझौते में जल्दी करनी चाहिए। हम समय नहीं गंवा सकते और मई में नई सरकार को प्राथमिकता से इस पर ध्यान देना चाहिए। भारत की रणनीतिक विदेश नीति विमर्श और इसकी व्यापार नीति विमर्श के बीच में कुछ अंतर है। रणनीतिक चर्चा इस धारणा पर आधारित है कि हम जल्द ही 7 या 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मौजूदा व्यापार नीति चर्चा यकीनन 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए उपयुक्त है। अतः इस अंतर को पाटने की जरूरत है। ऐसा करने का एक तरीका है कि मई में नई सरकार कृषि भूमि श्रम और रसद में गहन संरचनात्मक सुधार करे ताकि भारत को बड़ी आर्थिक लीग में शामिल होने में मदद मिले। धन्यवाद।